नमस्कार दोस्तों, यूनिक पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज में एक बहुत ही खास जिले पे बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा जिला जिसे उत्तराखंड का दिल भी कह सकते हैं और शायद उसकी रीढ़ की हड्डी भी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम बात कर रहे हैं चमोली की। और देखिए, यूके पीसीएस हो या यूके एसएसएससी, अगर उत्तराखंड से सवाल बनते हैं तो चमोली को नजरअंदाज करना नामुमकिन सा है। बिल्कुल, यहाँ का भूगोल, इतिहास, नदियाँ, पर्वत, मतलब हर एक चीज अपने आप में एक सवाल है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि चमोली को एक कहानी की तरह समझना है। हम एक एक करके सारे जरूरी परीक्षा उपयोगी तथ्यों, मतलब एग्जाम रेलेवेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। हाँ, ताकि इस बातचीत के बाद चमोली से जुड़ा कोई भी जरूरी पॉइंट मिस न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चमोली का भौगोलिक परिचय। बिल्कुल, तो सबसे पहले इसकी बुनियाद की बात करते हैं। चमोली हमेशा से एक अलग जिला नहीं था। अच्छा। जी, इसे 24 फरवरी 1960 को पौड़ी गढ़वाल से अलग करके बनाया गया था। 24 फरवरी 1960, ये तारीख तो सीधी सीधी परीक्षा में पूछी जा सकती है। हाँ, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। और साइज के मामले में, मतलब क्षेत्रफल, एरिया के हिसाब से चमोली का क्या स्टेटस है? मुझे लगता है कई लोग उत्तरकाशी या पिथौरागढ़ को सबसे बड़ा समझते होंगे। यही तो एक कॉमन मिस्टेक है। असल में 8030 वर्ग किलोमीटर के एरिया के साथ चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। 8030 वर्ग किलोमीटर। जी, ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, इसलिए इसे नोट कर लें। राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली। और इसकी लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक लगती है। नक्शे पर देखें तो ये बिल्कुल उत्तराखंड के दिल में है। हाँ, और इसकी सीमाएं यानी बाउंड्री समझना बहुत जरूरी है। बताइए। देखिए, इसके उत्तर में तो सीधे चीन यानी तिब्बत का बॉर्डर लगता है। ओके, इंटरनेशनल बॉर्डर है। हाँ, पूर्व ईस्ट में ये कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर से जुड़ा है। पश्चिम में रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, और दक्षिण में अल्मोड़ा और पौड़ी। मतलब ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को छूता है। बिल्कुल, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर्स गोपेश्वर में है। चलिए, भूगोल से अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। जाहिर है इतनी पुरानी धरती का इतिहास भी गहरा होगा। इसका पुराना नाम भी काफी अलग था, लाल सांगा। बिल्कुल, और इसके आधुनिक इतिहास की एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं दुखद घटना है जो इसके भूगोल से ही जुड़ी है। वो क्या थी? बात है जुलाई 1970 की। अलकनंदा भयानक बाढ़ आई। ओहो। इस बाढ़ ने पुरानी चमोली शहर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अच्छा, तो क्या इसी बाढ़ की वजह से इसका मुख्यालय बदला गया? एग्जैक्टली। उस बाढ़ की त्रासदी के बाद ये फैसला लिया गया कि मुख्यालय को ज्यादा सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। और तब चमोली के हेडक्वार्टर को गोपेश्वर ले जाया गया। जी, तो आज जो मुख्यालय गोपेश्वर में है, उसके पीछे 1970 की वो बाढ़ एक बहुत बड़ी वजह है। और गोपेश्वर की एक खास बात यह भी है कि ये पहाड़ों का ऐसा शहर है जहाँ का मौसम बड़ा सुहावना रहता है। न ज्यादा गर्मी, न ज्यादा सर्दी। सही कहा, ये एक संतुलित मौसम वाली जगह है। तो जहाँ भूगोल और इतिहास इतने नाटकीय हों, वहाँ पौराणिक कथाएं तो होंगी ही। चमोली तो कथाओं का खजाना है। कहते हैं यहाँ हर पत्थर की एक कहानी है। ऋग्वेद तक में इसका जिक्र मिलता है ना? हाँ, ऋग्वेद में एक कहानी है कि जब जलप्रलय आया था तो सप्त ऋषियों ने इसी इलाके के माणा के पास प्राणा गांव में अपने प्राणों की रक्षा की थी। सोचिए कितना पुराना कनेक्शन है। बिल्कुल। इसी तरह बद्रीनाथ के पास जो गंधमादन पर्वत है, उसे कश्यप ऋषि की तपोभूमि माना जाता है। और महाभारत का भी तो बहुत गहरा नाता है। व्यास गुफा का जिक्र बार बार आता है। हाँ, माना जाता है कि महर्षि व्यास ने इसी व्यास गुफा में बैठकर गणेश जी को महाभारत की कथा सुनाई थी। वाह। इतना ही नहीं, इतिहास में देखें तो कत्यूरी राजाओं की जो शुरुआती राजधानी थी, कार्तिकेयपुर, जोशीमठ के पास। हाँ, वो भी यहीं थी। और गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक प्रसिद्ध चांदपुर गढ़, वो भी गैरसैंण में चमोली का ही हिस्सा है। मतलब धर्म, इतिहास और राजपाट, सबकी जड़ें यहाँ बहुत गहरी है। और इसका सबूत तो यहाँ मिले अभिलेखों और मंदिरों से भी मिलता है। गोपेश्वर का रुद्र शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, और वहाँ एक त्रिशूल लेख भी मिला है, त्रिशूल इंस्क्रिप्शन। जी, और वो ऐतिहासिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर 6ठी शताब्दी के नागवंशी राजाओं के नाम मिले हैं, जैसे गणपति नाग। अच्छा, तो इससे पता चलता है कि उस दौर में यहाँ नाग राजाओं का शासन था। सही। और यहाँ के मंदिरों की बनावट, आर्किटेक्चर में भी कुछ खास है। क्या खासियत है?
यहाँ के पुराने मंदिरों में आपको कत्यूली शैली या हिमाद्री शैली की झलक मिलेगी। मतलब बड़े बड़े तराशे हुए पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर बिना किसी सीमेंट या गारे के रखा जाता है। और गोपेश्वर के पुराने नाम भी मिलते हैं, गोथला या गोस्थल। जी चलिए अब चमोली के उस पहलू पर आते हैं जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है, इसके विशाल पर्वत। बिल्कुल, इससे पहाड़ों के देवों की भूमि कहना गलत नहीं होगा। नहीं होगा? उत्तराखंड के जो सबसे बड़े जायंट्स हैं जी। वो सब यहीं खड़े हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है नंदा देवी पश्चिमी का। 7,817 मीटर, ये तो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी, इसे देवी का रूप माना जाता है और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो नंदा देवी तो क्वीन हो गई, लेकिन इनके अलावा भी 7,000 मीटर से ऊंची चोटियों की पूरी एक फौज है यहाँ पर। हाँ, पूरी फौज है। नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम है कमेट 7,756 मीटर पर। ओके। फिर माणा पीक है 7,272 मीटर। त्रिशूल पर्वत जो अपने 3 शिखरों के लिए जाना जाता है वो भी 7,120 मीटर का है। और बद्रीनाथ, चौखंबा। हाँ, बद्रीनाथ 7,140 मीटर, चौखंबा 7,138 मीटर और सतोपंथ 7,084 मीटर। ये सब 7,000 मीटर क्लब के सदस्य हैं और सब चमोली में है। ये तो हो गए सबसे बड़े नाम। इनके अलावा भी कुछ और प्रमुख चोटियां हैं जिनके नाम एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे दूनागिरी। हाँ, दूनागिरी या द्रोणगिरी, जिसकी ऊंचाई 7,066 मीटर है, वो भी यही है। फिर हाथी पर्वत है 6,727 मीटर और बद्रीनाथ के पीछे जो दिखता है नीलकंठ। हाँ, नीलकंठ 6,597 मीटर। जी, और लिस्ट में नंदा घुंटी, गौरी पर्वत और नर पर्वत भी शामिल है। एक चोटी है नंदाकोट, ये कहाँ पड़ती है? नंदाकोट एक इंटरेस्टिंग केस है। ये चमोली और पिथौरागढ़ दोनों जिलों की सीमा पर फैली हुई है। अच्छा, और ये स्लीपिंग लेडी क्या है? ये भी कोई चोटी है? नहीं, ये कोई चोटी नहीं है। जब आप जोशीमठ से पहाड़ों को देखते हैं तो एक जगह पहाड़ों का सिलुएट ऐसा लगता है जैसे कोई महिला लेटी हुई हो। अरे वाह! उसी खूबसूरत नज़ारे को स्लीपिंग लेडी कहते हैं। ये एक सीनिक व्यू है, कोई पहाड़ नहीं। समझ गया। अब जब पहाड़ इतने ऊंचे और बर्फीले हैं तो जाहिर है कि यहीं से बड़ी बड़ी नदियां भी निकलती होंगी। और चमोली की असली लाइफलाइन तो अलकनंदा नदी है। बिल्कुल। चमोली को समझना है तो अलकनंदा नदी तंत्र, अलकनंदा रिवर सिस्टम को समझना पड़ेगा। इसका उद्गम मतलब ओरिजिन होता है सतोपंथ हिमनद और सतोपंथ ताल से। इसी ताल को क्षीर सागर भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, इसीलिए अलकनंदा को बहुत पवित्र मानते हैं और इसे देव नदी भी कहते हैं। और ये सफर कितना लंबा तय करती है? अपने उद्गम से लेकर देवप्रयाग तक, जहां ये भागीरथी से मिलकर गंगा बन जाती है, इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर्स है। और चमोली शहर, बद्रीनाथ धाम, ये सब इसी के किनारे हैं? जी, दोनों इसी नदी के किनारे बसे हैं। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिससे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, अलकनंदा की सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज और प्रयाग। हाँ, ये एक तरह से उत्तराखंड की नदियों का रोड मैप है। तो शुरुआत करते हैं पहली सहायक नदी से, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी देवताल झील से निकलती है और माणा गांव के पास केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। और यहीं पर वो मशहूर भीम पुल भी तो है। बिल्कुल वही, जिसके बारे में कहते हैं कि इसे भीम ने एक बड़ी चट्टान रखकर बनाया था। इसके बाद बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते इसमें नीलकंठ पर्वत से आने वाली ऋषि गंगा मिलती है। फिर थोड़ा और नीचे गोविंद घाट पर इसमें लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा आकर मिलती है। और फिर आता है पहला बड़ा प्रयाग, पंच प्रयागों में से एक, विष्णु प्रयाग। जी, विष्णु प्रयाग। यहाँ अलकनंदा से मिलती है पश्चिमी धौली गंगा। ये पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है। विष्णु प्रयाग के बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है और फिर आता है दूसरा प्रयाग। बिल्कुल, दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, जहां नंदाकिनी नदी मिलती है। हाँ, नंदाकिनी का उद्गम नंदा घुंडी ग्लेशियर से होता है। नाम से याद रह जाएगा, नंदाकिनी नंद प्रयाग। और तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग, जहां पिंडर नदी मिलती है। पिंडर नदी का एक और नाम भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पिंडर नदी को कर्ण गंगा भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और ये निकलती बागेश्वर से है पर मिलती चमोली में आकर है। सही, ये पिंडर ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इनके अलावा भी कुछ और छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे बिरई गंगा और पताल गंगा। मतलब चमोली नदियों और धाराओं का एक जाल है। बिल्कुल, और जहाँ इतनी नदियाँ और ग्लेशियर होंगे वहाँ झीलें और ताल तो होंगे ही। और इस मामले में भी चमोली
नंबर 1 है। ये एक और बड़ा फैक्ट है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा झीलें, मोस्ट लेक्स, चमोली जिले में ही हैं। जी। चलिए कुछ सबसे खास तालों की बात करते हैं। रूपकुंड का नाम तो सबने सुना है। रूपकुंड तो अपनी रहस्यमय कहानी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसे कंकाली ताल, स्केलेटन लेक कहते हैं। क्योंकि वहां सैकड़ों साल पुराने मानव कंकाल मिले हैं। हाँ, जिनका रहस्य आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। और एक है होमकुंड, जिसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, हर 12 साल में होने वाली प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। अच्छा। फिर सतोपंथ ताल है, जिसके बारे में हमने बात की कि यहीं से अलकनंदा निकलती है। फूलों की घाटी के अंदर भी कुछ ताल हैं। हाँ, फूलों की घाटी के बीच में लिंगा ताल और आचरी ताल हैं। इसके अलावा आदि बद्री के पास बेनी ताल है और हाथी पर्वत के पास खूबसूरत काकभूषणी ताल। एक गोहना झील भी है। जी, गोहाना झील। इसका निर्माण एक भूस्खलन से हुआ था और बाद में ये खुद एक बाढ़ का कारण बनी थी। तालों के साथ साथ यहाँ गर्म और ठंडे पानी के कुंड भी बहुत हैं। तपोवन का नाम तो अक्सर सुनते हैं। हाँ, जोशीमठ के पास तपोवन में भाप कुंड है, जो एक गर्म पानी का कुंड, हॉट स्प्रिंग है। और दूसरा सबसे प्रसिद्ध गर्म कुंड है बद्रीनाथ का तप्त कुंड, जहाँ श्रद्धालु स्नान करना बहुत पवित्र मानते हैं। और इनके अलावा बद्रीनाथ के ही पास नारद कुंड है, जहाँ कहते हैं आदि शंकराचार्य को बद्रीनाथ की मूर्ति मिली थी। अच्छा। एक वैतरणी कुंड भी है, जिसकी खासियत है कि इसके पास मूर्ति रहित मंदिरों का एक समूह है। हमने पंचप्रयाग की बात की। विष्णु प्रयाग के बारे में एक खास बात यह है कि ये बिना आबादी वाला प्रयाग है। सही, ये एकमात्र ऐसा प्रयाग है जहाँ कोई स्थायी बसावट नहीं है। और एक बात साफ है, चमोली में 5 के अंक का बहुत महत्व है। पंच प्रयाग, पंच बद्री, पंच केदार। और एक पंच समूह और भी है जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कौन सा? ये पंच समूह सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। बद्रीनाथ क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध शिलाएं हैं: वाराहा, नृसिंह, गरुण, मार्कंडे और नारद शिला। और 5 प्रसिद्ध धाराएं, मतलब स्ट्रीम्स भी हैं। हाँ, ये है उर्वशी, कूर्म, प्रहलाद, इंद्र और भृगुधारा। और 5 कुंड भी हैं। जी, 5 प्रसिद्ध कुंड हैं: मानुषी कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड और त्रिकोण कुंड। ये तीनों लिस्ट पंचशिला, पंचधारा और पंचकुंड एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। झरनों की बात करें तो वसुंधरा जलप्रपात का नाम सबसे पहले आता है। वसुंधरा फॉल्स माणा गांव से आगे अलकनंदा नदी पर है। बहुत ऊंचा और शानदार झरना है। और इसके पास ही भोजपत्र के जंगल हैं, जिन्हें लक्ष्मी वन भी कहते हैं। जी, लक्ष्मी वन या खाड़ू खर्क बुग्यार। आखिर में चमोली की कनेक्टिविटी और यहाँ की जनजातियों पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुख्य सड़क मार्ग कौन सा है? सबसे मुख्य है नेशनल हाईवे 7, NH7, जिसका पुराना नंबर NH58 था। ये वही सड़क है जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ और माणा तक जाती है? बिल्कुल। दूसरी जरूरी सड़क है NH109। और चमोली में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है? राज्य की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक भोटिया जनजाति का सबसे बड़ा निवास स्थान चमोली ही है। शुरू करते हैं उन दर्रों से जो चमोली को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है। इसमें पहला नाम है नीति दर्रा, नीति पास। इसका सामरिक महत्व, मतलब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब डिफेंस के लिहाज से ये एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट एरिया है। बिल्कुल। फिर आता है किंगरी बिंगरी। हाँ, इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर। सही। इसके बाद है माना डूंगरी। ये तो माना गांव के पास ही है। अच्छा, तो इसे याद रखना आसान है, माना गांव से माना डूंगरी। हाँ, और फिर है बालचा और चोरहोती। ये नाम भी बहुत सुने हैं। ये पुराने जमाने में मेजर ट्रेड रूट्स हुआ करते थे। मतलब यहाँ से व्यापार होता था। हाँ, तिब्बत के साथ। इनके अलावा भी कुछ और दर्रे हैं जिनके नाम बस याद रखने हैं, जैसे शलशला, लमलंग, तंजुम, घाटरलिया और भ्यूंडार। हाँ, ये सभी चमोली तिब्बत सीमा पर हैं। ठीक है, तो ये हो गई चमोली तिब्बत सीमा। अब बात करते हैं अंतर जनपदीय दर्रों की, मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट पासेस, जो चमोली को दूसरे जिलों से जोड़ते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। तो चमोली को उत्तरकाशी से जोड़ता है कालिंदी दर्रा, कालिंदी पास। हाँ, और चमोली को बागेश्वर से जोड़ता है सुंदरढूंगा दर्रा। सुंदरढूंगा, ठीक है। और चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाले 4 प्रमुख दर्रे हैं। ये चारों एक साथ याद रखने चाहिए। अच्छा, कौन कौन से हैं? बाराहोती, मार्चियोक, लातूधुरा और टोपीडूंगा। बाराहोती, मार्चियोक, लातूधुरा और टोपीडूंगा। ये चारों नाम एक साथ याद रखने से मैच द कॉलम वाले सवालों में आसानी होगी। एकदम। तो दर्रों के बाद अब देखते हैं चमोली के प्रमुख हिमनद,
ग्लेशियर्स। हाँ, जहाँ से हमारी नदियों को पानी मिलता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नंदा देवी ग्रुप। नंदा देवी ग्रुप। हाँ, इसमें कुल 7 ग्लेशियर हैं, 7 ग्लेशियर्स। और इनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं बारतोली, रमानी और नंदकाना। अच्छा, तो ये तीनों नंदा देवी ग्रुप का हिस्सा हैं। बिल्कुल। अब दूसरा जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है वो है सतोपंत व भागीरथी ग्लेशियर। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक मजेदार बात यह है कि इसकी आकृति एक आराम कुर्सी जैसी है, इजी चेयर जैसी। ये अलकापुरी क्षेत्र में है, जिसे स्वर्गारोहणी मार्ग भी कहते हैं। अच्छा, वही रास्ता जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। हाँ, वही। और परीक्षा के लिए सबसे जरूरी पॉइंट, ये अलकनंदा नदी का उद्गम है, सोर्स ऑफ अलकनंदा। बिल्कुल, ये सवाल तो अनगिनत बार पूछा गया है। कुछ और ग्लेशियर्स भी देख लेते हैं। ठीक है। एक है कल्पानी ग्लेशियर। ये दूध गंगा नदी का जल स्रोत है। कल्पानी से दूध गंगा। हाँ। फिर है बद्रीनाथ ग्लेशियर। इसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर? हाँ, काफी बड़ा है। और 2 नाम और याद रखने हैं, हिप्रावमक ग्लेशियर और दूनागिरी ग्लेशियर। हिप्राबमक और दूनागिरी, ठीक है। और एक है अलकापुरी हिमनद, जो माना के पास है। चलिए अब ग्लेशियर से आगे बढ़कर चमोली की प्रसिद्ध गुफाओं के बारे में जानते हैं। गुफाएं, केव्स, ये भी दिलचस्प टॉपिक है। सबसे पहले टिम्रसेन गुफा, ये नीति घाटी में है। टिम्रसेन। इसका महत्व ये है कि इसे बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और इसीलिए इसे उत्तराखंड का अमरनाथ भी कहते हैं। क्या बात रही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ। फिर एक है हनुमान गुफा, जो लंगासू में है। ठीक है। और इसके अलावा बद्रीनाथ के पास तो कई पौराणिक गुफाएं हैं, जैसे व्यास गुफा, गणेश गुफा, नारद गुफा, स्कंद गुफा और मुचकुंद गुफा भी। हाँ, ये सारी बद्रीनाथ के पास हैं। जहां महाभारत लिखी गई थी, व्यास और गणेश गुफा। बिल्कुल। अब गुफाओं के बाद अगला टॉपिक है घाटियां, यानी वैलीज। इसमें एक है चिनाब घाटी। इसको एक उपनाम दिया गया है, दूसरी फूलों की घाटी। सेकेंड वैली ऑफ फ्लावर्स। हाँ, मतलब ये भी फूलों के लिए बहुत प्रसिद्ध होगी। हाँ, ये नंदुताल और स्वानुताल के पास है। ठीक है। फिर है नीति घाटी, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। टिम्बरसैंड गुफा इसी में है। हाँ, सही है। और एक सोल घाटी भी चमोली में है, और निजमुला घाटी। निजमुला घाटी, ये चमोली के दशोली ब्लॉक में पड़ती है। अच्छा, ब्लॉक का नाम भी याद रखना पड़ सकता है। हाँ, कभी कभी पूछ लेते हैं। कुछ और घाटियां भी हैं जो परीक्षा के लिए जरूरी है। बताइए। हेलंग व उर्गम घाटी। उर्गम घाटी। एक है हापला घाटी, जो गोपेश्वर के पास है। हापला घाटी। और मंडल घाटी, ये भी गोपेश्वर के पास है। इसकी एक विशेषता है। क्या? ये क्षेत्र अपनी इकोलॉजी और बहुत ज्यादा वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, तो अगर सवाल आए कि अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो मंडल घाटी होगी। एकदम। अब हम आते हैं बुग्याल पर। बुग्याल यानी ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान, अल्पाइन मेडोज। हाँ, इसमें सबसे पहले है बेदनी बुग्याल। बेदनी, ये राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है, लार्जेस्ट बुग्याल इन द स्टेट। ये तो सबसे जरूरी फैक्ट है। हाँ, ये रूपकुंड के पास है, और ऐसा माना जाता है कि ये वेदों का प्रणयन स्थल है, मतलब यहीं पर वेदों की रचना हुई थी। अच्छा, तो इसका पौराणिक महत्व भी है। बिल्कुल। फिर है औली बुग्याल, ये तो सब जानते हैं। हाँ, औली तो बहुत फेमस है। इसे एशिया का सुंदरतम ढाल कहा जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल स्लोप इन एशिया। और ये एक प्रसिद्ध स्कीइंग केंद्र है। स्कीइंग सेंटर। बिल्कुल। तीसरा है गुरसो बुग्याल, ये औली के ही पास है। गुरसो? हाँ, ये हाथी पर्वत की ढाल पर है। तो औली और गुरसो पास पास हैं। हाँ, बिल्कुल। अब कुछ और ऊंचाई वाले बुग्यालों को देख लेते हैं। ठीक है। कैला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर है। जलीसेरा बुग्याल तपोवन में है। चौफिट बुग्याल मलारी के पास है। हुन्या बुग्याल वसुंधरा प्रपात के पास है। हुन्या बुग्याल। और रुद्रनाथ बुग्याल गोपेश्वर में है। रुद्रनाथ, ठीक है। और भी बहुत सारे बुग्याल हैं। इनकी लिस्ट काफी लंबी है। से माणा गांव के ऊपर हैं लक्ष्मीबन, रताकोण, घस्तोली। क्वारी के ऊपर हैं चित्रकांठा, कल्पनाथ। और एक फैक्ट है कि बगजी बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दृश्य दिखता है। फिर पुंग एवं पनार भी चमोली में है। कुछ को ग्रुप में याद कर सकते हैं, जैसे बेती, कोराखर्क, चौमासी। सही है। फिर सुबेंग राजखर्क और खादुखर्क, डांगखर्क, स्योंदे, ये सब भी हैं। बहुत सारे नाम हैं। और एक विशेष बुग्याल है अवनी बुग्याल, जो थराली में है। तो अब हम चमोली के कुछ विशेष मंदिरों की बात करेंगे। पहले वो मंदिर जिनकी परंपराएं अनोखी हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प होता है। सबसे पहले लाटू देवता का मंदिर, ये बाणगांव में है। लाटू देवता,
ये नंदा देवी के धर्म भाई माने जाते हैं। हाँ। और यहाँ की जो प्रथा है वो बहुत अनोखी है। क्या है वो प्रथा? यहाँ पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा करते हैं। अच्छा, आंखों पर पट्टी बांधकर। हाँ। फिर है वंशी नारायण मंदिर। ये उर्गम घाटी में है। वंशी नारायण। इसके कपाट मतलब दरवाजे साल में सिर्फ एक दिन खुलते हैं, रक्षाबंधन के दिन। सिर्फ रक्षाबंधन पर? हाँ बस। और फिर एक है फ्यूना नारायण मंदिर। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पुजारी के साथ पुजारिन की भी नियुक्ति होती है। अब कुछ पौराणिक महत्व के मंदिर देखते हैं। ठीक है। एक है बेरास कुंड। ऐसी मान्यता है कि यहाँ रावण ने शिव की आराधना की थी। बेरास कुंड। फिर अनुसुईया माता और अत्रि मुनि का मंदिर, ये मंडल के पास है। लव कुश मंदिर भी चमोली में है। और बाधाणगढ़ी मंदिर जो ग्वालदम के पास है। अब चमोली के कुछ और प्रमुख देवालय। ठीक है। गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में, ये रुद्रनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल है। अच्छा, विंटर सीट। हाँ। फिर उद्धव चौरी, ये बद्रीनाथ धाम में है। ये भगवान कृष्ण के सखा उद्धव को समर्पित है। और जलेश्वर महादेव कर्णप्रयाग में, उफराई देवी नीति गांव में और गोपाल मंदिर नंदप्रयाग संगम पर। ये लोकेशंस याद रखनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, पंचबद्री। पंचबद्री, और ये पांचों के पांचों चमोली में ही हैं। एकदम। तो पहला है विशाल बद्री, यानी हमारा बद्रीनाथ धाम। यहां मूर्ति योग मुद्रा में है। विशाल बद्री। दूसरा है आदि बद्री, ये कर्णप्रयाग के पास है और ये 16 मंदिरों का समूह है। इसे प्रथम बद्री भी कहते हैं। आदि बद्री। तीसरा है वृद्ध बद्री, ये अणिमठ में है। माना जाता है कि शंकराचार्य ने सबसे पहले यही मूर्ति स्थापित की थी, इसीलिए इसका नाम वृद्ध बद्री है। हाँ। चौथा है योग ध्यान बद्री, पांडुकेश्वर में। यहां पांडव शिला है। योग ध्यान बद्री। और पांचवा है भविष्य बद्री, ये सुबेन में है। ऐसी मान्यता है कि भविष्य में भगवान यहीं दर्शन देंगे। क्या बात है, भविष्य बद्री। तो ये हो गए पंचबद्री। हाँ। तो फिर नेक्स्ट है मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है विष्णुगढ़ पीपल कोटी प्रोजेक्ट का। यह अलकनंदा नदी पर है जी। फिर है राजभक्ति प्रोजेक्ट, ये नंदाकिनी नदी पर है। और पिंडर नदी पर भी दो बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, देवसारी बांध और मेलखेत बांध। तो अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडर, ये मेन नदियां हो गई। सही। और एक नाम जो अलग से याद रखना है वो है मलेरी झेलम तमक। ये प्रोजेक्ट वेस्टर्न धौली गंगा पर है। इनके अलावा भी उलगम, गोहाना ताल, बनाला जैसे कई और प्रोजेक्ट्स हैं, पर ये 5 एग्जाम के लिए सबसे हाई यील्ड है। तो इन प्रोजेक्ट से ये तो साफ है कि चमोली एनर्जी प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हब है। लेकिन यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज का क्या वो भी इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर हैं? फैसिनेटिंग बात यही है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ की ज्योग्राफी ही यहाँ की इंडस्ट्री है। आप देखिए प्रमुख उद्योग क्या है? वुल बैंक, हैंडीक्राफ्ट्स, ऊनी कपड़े, लकड़ी के बर्तन और फूड प्रोसेसिंग। ये सब कुछ सीधे तौर पर पहाड़ों, जंगलों और पशुपालन से जुड़ा हुआ है। अच्छा। इसीलिए जब हम आगे चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो ये कनेक्शन जरूर याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो विकास की बात हो गई, अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए चमोली पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। और शुरुआत करते हैं राज्य के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से, केदारनाथ वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसकी लोकेशन ही इसकी अहमियत बताती है। ये चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों जिलों में फैला हुआ है। और एरिया कितना है इसका? 957 स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा एरिया क्यों? मतलब खासतौर पर किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था इसे? इसका मेन मकसद था कस्तूरी मृग यानी मस्क डेयर का संरक्षण, जो उत्तराखंड का स्टेट एनिमल भी है। जी। हालांकि यहाँ स्नो लेपर्ड और हिमालयन भालू भी हैं, पर फोकस मस्क डेयर पर था। इसका साइज इसीलिए बड़ा है ताकि इन जानवरों को एक बड़ा और बिना किसी डिस्टर्बेंस वाला हैबिटेट मिल सके। मतलब एक ही जिले में राज्य की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी। ये बात चमोली की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को दिखाती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और भी बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। जी, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसकी स्थापना 1988 में हुई। अच्छा, ये बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या फर्क है दोनों में?
देखिए, इसको एक रशियन डॉल की तरह समझिए। सबसे बाहर है सबसे बड़ी डॉल, वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। ये 5,860 स्क्वायर किलोमीटर में चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ तक फैला है। ये एक पूरा लैंडस्केप है जिसमें इंसान भी रहते हैं। अब उस बड़ी डॉल के अंदर है 2 और छोटी, ज्यादा प्रोटेक्टेड डॉल्स। कोर जोन्स। हाँ, ये कोर जोन्स हैं। और वो 2 कोर जोन्स हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। सही समझा मैंने? एकदम सही। और ये पूरा स्ट्रक्चर इतना यूनिक और जरूरी है कि इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। अच्छा। तो अब बात करते हैं पहली छोटी डॉल की, यानी नंदा देवी नेशनल पार्क की। 1982 में बना, हेडक्वार्टर्स जोशीमठ में है और इसे 1988 में यूनेस्को का स्टेटस मिला था। और दूसरी सबसे छोटी डॉल वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। इसकी स्थापना भी 1982 में हुई और इसके बारे में तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी है। हाँ, 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ एक अभियान से लौट रहे थे और वो रास्ता भटक गए। तब वो इस अनजान घाटी में पहुंचे जो हजारों लाखों रंग बिरंगे फूलों से भरी हुई थी। उन्होंने ही दुनिया को इस जगह के बारे में बताया। और ये राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, सिर्फ 87.5 स्क्वायर किलोमीटर का। जी, और इसे 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो ये तो हुआ यहाँ का प्राकृतिक खजाना, लेकिन इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स जिले को चलाने के लिए एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा भी चाहिए होता है। तो अब उस पर एक नजर डालते हैं। बिल्कुल। कुल 12 तहसीलें हैं, पर 2 नाम सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। एक जोशीमठ, जो धार्मिक और स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक कारणों से जरूरी है, और दूसरा गैरसैंण। हाँ, गैरसैंण, जो कि राजनीतिक कारणों से जरूरी है, क्योंकि यह उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी समर कैपिटल है। सही। और विधानसभा की यहाँ 3 सीटें हैं, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली, जो कि एससी के लिए रिजर्व्ड हैं, और लोकसभा की 1 सीट है जो गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आती है। एक और चीज जो प्रशासन से जुड़ी है वो है ओडीओपी, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। चमोली के लिए यह है हथकरघा उत्पाद यानी हैंडलूम और हर्बल ऑयल। और इसके डेमोग्राफिक्स में भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ की महिला जनसंख्या पुरुषों से थोड़ी ज्यादा है। था वो ढांचा जो जिले को चलाता है, लेकिन चमोली की असली पहचान इन सरकारी दफ्तरों में नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति, संस्थानों और लोगों में बसती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है नंदा देवी राजजात यात्रा। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये आस्था, संस्कृति और साहस का एक अद्भुत संगम है। हर 12 साल में एक बार होती है ये यात्रा। शुरू होती है कासुआ गांव के नौटी मंदिर से और खत्म होती है होमकुंड में, जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी में है। दूरी कितनी है? ये 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, जिसे पूरा करने में 19 से 20 दिन लग जाते हैं। लेकिन इस यात्रा को विश्व की अनोखी पदयात्रा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या खास है इसमें? इसके 2 सबसे अनोखे पहलू हैं। पहला है चौसिंग्या खाड़ू, मतलब 4 सींगों वाला भेड़? जी, एक 4 सींगों वाला भेड़ यात्रा में आगे आगे चलता है और मान्यता है कि होमकुंड पहुंचकर वो अकेले ही देवी के संदेश के साथ हिमालय की ओर चला जाता है। वाह! और दूसरा पहलू? दूसरा है इसका नेतृत्व। यात्रा की अगुवाई कासुआ गांव के राजकुंवर करते हैं, जिन्हें पवार वंश के राजा अजयपाल के छोटे भाई का वंशज माना जाता है। तो ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। यात्रा के अलावा चमोली ज्ञान का भी एक केंद्र है। यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट इस बात का सबूत है। बिल्कुल, जैसे गोपेश्वर में 1989 में बना जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। हाँ, ये इंस्टीट्यूट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये सदियों पुराने स्थानीय ज्ञान को एक फॉर्मल तरीके से मॉडर्न इकोनॉमिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश है। और इसी तरह गौचर में बना उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान भी है। जी, जो 2016 में बना, वो यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को बचाने का काम कर रहा है। उनमें दिखा कि चमोली की कहानी इसके पहाड़ों, नदियों और लोगों से बनी है, और इस कहानी को आकार दिया है कुछ महान व्यक्तित्वों ने। अब उनकी बात करते हैं। इन पर्सनालिटीज को हम एक चेन रिएक्शन की तरह देख सकते हैं। इस चेन की पहली कड़ी थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा।
गढ़ केसरी। हाँ, उन्हें गढ़ केसरी के उपनाम से जाना जाता है। उन्होंने 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना करके लोगों में एक पॉलिटिकल चेतना जगाई। तो उन्होंने जमीन तैयार की। उस जमीन पर संस्थानों का बीज किसने बोया? वो थे चंडी प्रसाद भट्ट। 1934 में गोपेश्वर में जन्मे। 1964 में उन्होंने दशौली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की। इसका काम था लोगों को उनके हक के लिए, खासकर जंगल पर उनके हक के लिए जागरूक करना। और इनका ही एक संगठन था डालियों का दगड़िया, यानी पेड़ों के दोस्त। क्या इसी ने चिपको आंदोलन की नींव रखी थी? एकदम। इस संगठन को चिपको का प्रीकर्सर मतलब अग्रदूत माना जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट ने उस पॉलिटिकल चेतना को हक की लड़ाई से जोड़ा और उसके लिए संस्थाएं बनाई। उनके काम के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे पद्म भूषण और गांधी शांति पुरस्कार जैसे बड़े सम्मान मिले। अगर चंडी प्रसाद भट्ट ने आंदोलन की नींव रखी, तो उस आंदोलन का चेहरा कौन बना? वो कौन था जिसने इस आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाया? वो थी गौरा देवी, चिपको वुमन। अब जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। तारीख थी 26 मार्च 1974, जगह रैणी गांव। ठेकेदार और मजदूर पेड़ काटने पहुंचते हैं। गांव के सारे मर्द काम से बाहर गए हुए हैं। तब गौरा देवी गांव की 27 और महिलाओं को लेकर जंगल पहुंचती हैं और पेड़ों से चिपक जाती हैं। हाँ, वो कहती हैं, ये जंगल हमारा मायका है, हम इसे कटने नहीं देंगे। एग्जैक्टली। ये कोई प्लान किया हुआ प्रोटेस्ट नहीं था। ये साहस का एक स्पॉन्टेनियस एक्ट था जिसने दुनिया भर का ध्यान उत्तराखंड के इस छोटे से गांव की तरफ खींचा। उन्हें इस काम के लिए 1986 में पहला वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला। तो अनुसुईया प्रसाद ने चेतना जगाई, चंडी प्रसाद भट्ट ने उसे संगठित किया और गौरा देवी ने उसे एक जन आंदोलन का रूप दिया। इस चेन की अगली कड़ी कौन है? इस चेन की अगली और शायद सबसे अनोखी कड़ी है कल्याण सिंह रावत मैती। मैती जी, वो पेशे से एक जीव विज्ञान के शिक्षक थे, एक बायोलॉजी टीचर। उन्होंने इस पूरे आंदोलन को एक खूबसूरत सामाजिक परंपरा में बदल दिया। आप मैती आंदोलन की बात कर रही हैं? जी, 1995 में ग्वालदम से शुरू हुआ ये आंदोलन। मैती का मतलब होता है मायका। इस परंपरा के तहत शादी के वक्त दुल्हन अपने मायके में एक पौधा लगाती है और उस पौधे की देखभाल उसके मायके वाले अपनी बेटी की याद में करते हैं। हाँ, गोचर एक ऐतिहासिक और व्यापारिक केंद्र, जिसे हम हिस्टोरिकल एंड ट्रेड हब भी कह सकते हैं। इसकी लोकेशन तो अलकनंदा नदी के किनारे है, रुद्रप्रयाग चमोली बॉर्डर पर। हाँ, पर इसकी असली पहचान है इसका बड़ा समतल मैदान। यहां से जुड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा भी है लेडी विलिंगडन का। 1920 में वो हवाई जहाज से यहां उतरी थी। सोचिए 1920 में। हाँ, 1920 में पहाड़ों के बीच प्लेन का उतरना कितना बड़ा इवेंट रहा होगा। बिल्कुल। इस एक घटना ने गौचर को मैप पर ला दिया। तो 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन का अवार्ड भी मिला है। अरे वाह, तो ये हिस्टोरिकल भी है और रेलेवेंट भी। बिल्कुल। अच्छा, गौचर का जिक्र हो और गौचर मेले की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। ये मेला 1943 में शुरू हुआ था। हाँ, और इसके फाउंडर का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तत्कालीन कमिश्नर थे मिस्टर बर्नेड। ठीक है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसकी तारीख भी वैसे याद रखना बहुत आसान है। 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर शुरू होता है और 7 दिन तक चलता है। पर ये सिर्फ एक आम मेला नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक औद्योगिक एवं विकास मेला है, एन इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट फेयर। चलिए अब इस व्यापारिक केंद्र से थोड़ा ऊपर पहाड़ों की ओर चलते हैं, जहां आध्यात्म और इतिहास मिलते हैं। ज्योतिर्मठ, यानी आज का जोशीमठ। जोशीमठ की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। इसका पुराना नाम योशी था। योशी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, कैपिटल ऑफ कत्यूरी किंग्स। और इसका आध्यात्मिक महत्व तो शायद इससे भी कहीं बड़ा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने यहीं पर तपस्या की थी। कहते हैं कि यहाँ एक शहतूत के पेड़ मलबरी ट्री के नीचे उन्हें ज्ञान मिला था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने इसे अपना केंद्र बनाया। यहीं पर उन्होंने पूर्णागिरि देवी पीठ और ज्योतिर्मठ की स्थापना की, जो आज भारत के 4 प्रमुख मठों में से एक है। तो ये तो हुई इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसके धार्मिक महत्व पर आते हैं। यहाँ नरसिंह भगवान का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और इस मंदिर से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है शीतकाल, मतलब विंटर सीजन की पूजा। हाँ। जब भारी बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान बद्री विशाल की जो चल विग्रह मूर्ति है, उसे जोशीमठ के इसी नरसिंह मंदिर में लाया जाता है। अच्छा, तो अगले 6 महीने पूजा यहीं होती है? जी,
ये बद्रीनाथ का विंटर होम है। वाह। यहाँ शंकराचार्य और उनके शिष्य तोटकाचार्य की गुफाएं भी हैं और एक 200 साल पुराना कल्प वृक्ष भी है। और 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट्स और हैं यहाँ पर। एक जनदेश नाम का स्वैच्छिक संगठन, अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, यहीं पर बेस्ड है। हाँ, और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए मशहूर क्वारी पास का रास्ता, जिसे कर्जन ट्रेल भी कहते हैं, वो यहीं से होकर गुजरता है। जोशीमठ से और ऊपर चलते हैं, भारत के पहले गांव माणा। पुराणों में इसका जिक्र मणिभद्रपुरी के नाम से मिलता है, यहाँ सरस्वती और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, जिसे केशव प्रयाग कहते हैं। हाँ, केशव प्रयाग। ये बहुत पवित्र माना जाता है और ये भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास, समर अबोट भी है। माणा की कहानी तो एकदम साफ और पौराणिक है, लेकिन चमोली में एक ऐसी भी जगह है जो गहरे रहस्य में डूबी हुई है, रूपकुंड, कंकाली ताल। स्केलेटन लेक। नाम सुनकर इनका ही एक सी फीलिंग आती है और वजह भी वैसी है। इस झील के किनारे और पानी में आपको सैकड़ों मानव कंकाल बिखरे पड़े मिलेंगे। इसकी खोज 1942 में एक रेंजर आर माधवन ने की थी। हाँ, लेकिन दुनिया तक इस रहस्य को पहुंचाने का श्रेय जाता है स्वामी प्रणवानंद को। उन्होंने इस पर काफी रिसर्च की। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब इन कंकालों का डीएनए टेस्ट हुआ। ये बिल्कुल किसी थ्रिलर मूवी जैसा है। डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये अस्थियां 9वीं सदी के कोंकण के चित्पावन ब्राह्मणों की हैं। चलिए इस रहस्य से निकलकर अब आस्था की एक और अद्भुत जगह पर चलते हैं, हेमकुंड साहिब। इसकी लोकेशन ही अपने आप में दिव्य है। कहते हैं ये 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। बिल्कुल, और उन 7 चोटियों के बीच में एक खूबसूरत झील है जिससे हेमगंगा नदी निकलती है। और इसी झील के किनारे सिखों का पवित्र गुरुद्वारा और भगवान लक्ष्मण का एक प्राचीन मंदिर भी है। एग्जाम में अक्सर इसका पुराना नाम पूछा जाता है। हाँ, लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ। और अगर इसकी मॉडर्न हिस्ट्री देखें तो इस स्थान को खोजने और यहाँ गुरुद्वारा स्थापित करने का श्रेय 1930 में सोहन सिंह को जाता है। धार्मिक मान्यता ये है कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्व जन्म में यहाँ तपस्या की थी। इसका जिक्र तारा सिंह की किताब तीर्थ संग्रह में भी मिलता है। आज इसका प्रबंधन एक 7 सदस्यीय कमेटी करती है। तो हमने इतिहास, अध्यात्म और रहस्य की बात की। अब थोड़ा एडवेंचर की दुनिया में चलते हैं। औली, इंडियाज प्रीमियर स्कीइंग डेस्टिनेशन। औली की खूबसूरती ये है कि ये नंदा देवी, कामेट, हाथी और गौरी पर्वत जैसी विशाल हिमालयी चोटियों से घिरा है। यहाँ से इन पर्वतों का जो 360 डिग्री व्यू मिलता है वो कहीं और नहीं है। और यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है स्कीइंग महोत्सव, स्कीइंग फेस्टिवल। हाँ, 1987 से गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVM यहाँ हर साल सर्दियों में इसका आयोजन करता है। स्कीइंग के लिए बेस्ट टाइम दिसंबर से मार्च तक होता है और अगर कोई स्कीइंग नहीं भी करता तो भी औली के पास गुरसों बुग्याल और चतुरकुंड जैसी खूबसूरत जगहें हैं। यहाँ अंजनी माता का मंदिर भी है और दयाली सेरा नाम का एक स्थान भी यहीं है। बिल्कुल। और औली की बात हो और एशिया के सबसे लंबे रोप वे की बात ना हो, यह तो मुमकिन नहीं। बिल्कुल नहीं। औली रोपवे, इसका उद्घाटन जुलाई 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था और ये अक्टूबर 1993 में बनकर पूरा हुआ। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसकी लंबाई 4.15 किलोमीटर्स। हाँ, ये एशिया का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट इन एशिया और सबसे ऊंचा रोपवे है। चमोली की कहानी सिर्फ इन बड़ी-बड़ी जगहों तक ही सीमित नहीं है। इसकी असली पहचान इसके कुछ खास गांवों में भी बसती है। जैसे घैस गांव? हाँ, घैस गांव को आयुष ग्राम और हर्बल विलेज घोषित किया गया है। यहाँ की पूरी इकोनॉमी जड़ी बूटियों, हर्ब्स की खेती पर आधारित है। और दूसरा ऐसा ही गांव है ग्वालदम, जो चमोली बागेश्वर के बॉर्डर पर है। ग्वालदम अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा सेब और चाय के उत्पादन, एप्पल एंड टी प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। लेकिन चमोली की संस्कृति का जो सबसे बड़ा ग्लोबल एम्बेसडर है वो है रम्माण उत्सव, एक ऐसा त्योहार जिसे यूनेस्को ने भी सम्मानित किया है। ये जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़, डुंगरा और सिलैंग गांव में बैसाख यानी अप्रैल के महीने में होता है। और ये 11 से 13 दिन तक चलता है। जी,
और इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने इसे विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया। ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है और इसका श्रेय कुशल सिंह भंडारी को जाता है, जिन्होंने इसे दुनिया के मंच तक पहुंचाया। पर इसमें ऐसा क्या खास है कि इसे इतनी बड़ी पहचान मिली? इसकी खासियत इसकी यूनिकनेस है। पहली बात, इसमें 18 तरह के मुखौटे मास्क इस्तेमाल होते हैं। 18 तरह के? हाँ, ये मुखौटे 2 तरह के होते हैं, देवपत्तर यानी देवताओं के मुखौटे और दूसरे खलियारी जो मनोरंजन करने वाले किरदारों के होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसमें कोई डायलॉग नहीं होता। एग्जैक्टली। ये एक तरह की लाइव साइलेंट फिल्म जैसा है। तो कहानी कैसे पता चलती है? पूरी कहानी, पूरा नाटक सिर्फ ढोल दमाऊं जैसे वाद्य यंत्रों की 18 अलग-अलग तालों और कलाकारों के हाव भाव पर चलता है। वाह, इसमें किस तरह की कहानियां दिखाई जाती हैं? इसमें लोकल हिस्ट्री और कल्चर की झलक मिलती है। जैसे माल मल्ल युद्ध में स्थानीय लोगों और गोरखों की लड़ाई को दिखाया जाता है। बन्या बन्याण नृत्य पुराने तिब्बती व्यापारियों की कहानी कहता है। और कुरु जोगी जैसा एक हास्य नृत्य भी होता है जो लोगों का मनोरंजन करता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 2016 के रिपब्लिक डे परेड में उत्तराखंड की झांकी की थीम यही रम्मण उत्सव था। अब जरा चमोली के मेलों पर भी एक नजर डालते हैं। कुछ मेले मौसमी हैं, जैसे नौटी गांव का हरियाली पूड़ा मेला। कुछ स्थानीय देवताओं से जुड़े हैं, जैसे नंदप्रयाग का बैरास कुंड मेला, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ रावण ने शिव पूजा की थी। और कुछ बद्रीनाथ धाम की यात्रा से जुड़े हैं, जैसे तिमुंडा मेला जो कपाट खुलने से पहले जोशीमठ में लगता है, और गुरांव मेला जो कपाट बंद होने से पहले माणा में लगता है। ये तो हुए सालाना मेले, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कई सालों में एक बार होते हैं। बिल्कुल, जैसे पांडुकेश्वर उत्सव जो हर 6 साल में होता है, और एक है अठवाड़ मेला जो हर 12 साल में एक बार माणा के घंटाकर्ण मंदिर में होता है। और एक मेला तो बहुत ही यूनिक है, नौठा कौथिक आदि बद्री धाम में होने वाला ये मेला पाषाण युद्ध स्टोन वॉर के लिए प्रसिद्ध था। हाँ, इसमें 2 गुट एक दूसरे पर पत्थर फेंकते थे, जो एक रिचुअल का हिस्सा था। हालांकि अब इस परंपरा को बदल दिया गया है। हाँ, और मेले का नया नाम हिमालय महोत्सव है। आखिर में कुछ मेले शहीदों की याद में भी हैं, जो बहुत सम्मान की बात है। जी, जैसे कोदिया बांगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर 12 जून को लगने वाला मेला। और दूसरा थिराली में शहीद भवानी दत्त जोशी मेला। भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र विजेता थे और उनके सम्मान में लगने वाला ये मेला अब एक राजकीय मेला, स्टेट फेयर है। चलिए अब अंत में कुछ और क्विक वन लाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। जरूर। पहला, किमोठा ग्राम को 2008 में संस्कृत ग्राम, संस्कृत विलेज घोषित किया गया था। दूसरा, नीलकंठ चोटी जो माणा के पास है उसे गढ़वाल की रानी क्वीन ऑफ गढ़वाल भी कहते हैं। माणा गांव के घंटाकर्ण मंदिर की एक मान्यता ये भी है कि ये अकाल या दुर्भिक्ष से रक्षा करते हैं। और आखिर में चिनाब घाटी, ये चमोली में ही स्थित फूलों की एक और घाटी है जिसे कभी-कभी सेकंड वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। तो ये थी चमोली जिले की एक विस्तृत तस्वीर। मुझे लगता है कि इन तथ्यों को इस तरह जोड़ने के बाद इन्हें याद रखना ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक जानकारी और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।